ये है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट 60। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि ये सिंघन को अचानक अपने पीछे एक अजीब ठंडक महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा लेकिन कुछ नहीं मिला। अब आगे युनचे स्पिरिचुअल मास्टर एंशिएंट ब्लू के सामने खड़ा है। युनचे एक जूनियर की तरह रिस्पेक्टफुली झुककर कहता है, जूनियर युनचे। सीनियर एंशिएंट ब्लू को प्रणाम करता है और इस जूनियर के लिए बोलने के लिए सीनियर का शुक्रिया। स्पिरिचुअल मास्टर एंशिएंट ब्लू देखने में एक सिंपल नॉर्मल सफेद बालों वाले बुजुर्ग आदमी लग रहे थे जिनके बॉडी से कोई भी ऑरा नहीं निकल रहा था। अगर कोई प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर उनके पास से गुजरता तो वो इमेजिन भी नहीं कर पाता कि ये आदमी प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के पीक एक्सपर्ट्स में से एक मोनार्क है। स्पिरिचुअल मास्टर एंशिएंट ब्लू युनचे को ऊपर से नीचे तक देखते हैं, फिर हल्का सा स्माइल करके सर हिलाते हैं। स्पिरिचुअल मास्टर एंशिएंट ब्लू कहते हैं, ब्लू विंड नेशन से तुम दोनों का निकलना वाकई हैरान करने वाला है। स्पिरिचुअल मास्टर एंशिएंट ब्लू हल्के से हंसते हैं। युनचे ने उन्हें भी हैरान कर दिया था और वो युनचे और शिया युएनबा के बीच का रिश्ता साफ देख पा रहे थे। उनके सामने शिया युएनबा बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा वो उसे जानते थे, मानो वो दो अलग अलग इंसान हो। एंशिएंट ब्लू पूछते हैं, युनचे क्या तुम्हारा कल के प्राइमोडियल प्रोफाउंड आर्क में कोई इंटरेस्ट है? युनचे सर हिलाकर कहता है, सच कहूं तो मैं ऊपर जाकर एक नजर देखना चाहता हूं, भले ही सफर खतरनाक हो सकता है। स्पिरिचुअल मास्टर एंशिएंट ब्लू धीरे से सर हिलाते हैं। वो समझ गए थे कि युनचे किस तरह के खतरे की बात कर रहा है। भले ही डिवाइन फिनिक्स सेक्ट के लीडर ने सबके सामने युनचे को उसके फिनिक्स ब्लड लाइन के लिए टारगेट ना करने का वादा किया था, पर कोई भी ये बिलीव नहीं करेगा कि वो इतनी आसानी से ये मामला छोड़ देंगे। स्पिरिचुअल मास्टर एंशिएंट ब्लू कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना तुम आज रात हमारे साथ ही हमारे कोर्टयार्ड में रुक जाओ। ये सुनते ही शिया युएनबा की आंखें चमक जाती हैं और वो जल्दी से बोलता है, हाँ, डिवाइन फीनिक्स सेक्ट ने हमारे लिए पहले से ही एक कोर्टयार्ड अरेंज किया है। ब्रदर इन लॉ को हमारे साथ ही रुकना चाहिए, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी हैं। युनचे बिना हिचकिचाए फौरन हां कर देता है। इसके साथ ही युनचे लिंगजिए और हुआ मिंगहाई से भी कुछ समय तक बात करता है, जिसके बाद वो स्पिरिचुअल मास्टर एंशिएंट ब्लू और शिया युएनबा के साथ डिवाइन फिनिक्स सिटी में उनके गेस्ट कोर्टयार्ड की तरफ निकल जाता है। रूम में सेटल होने के बाद शिया युएनबा ने एक बहाना बनाकर स्पिरिचुअल मास्टर एंशिएंट ब्लू को वहां से भेज दिया। पहले सबके सामने शिया युएनबा अपनी एक्साइटमेंट को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। अब जब आखिरकार कोई आउटसाइडर नहीं था, उसने एक बार फिर अपने इमोशंस पर कंट्रोल खो दिया। शिया युएनबा और युनचे दोनों रात होने तक बातें करते रहे। फिर वो कोर्टयार्ड से बाहर निकले, फिनिक्स सिटी में घूमने की तैयारी करते हुए। बाहर निकलने के थोड़ी देर बाद ही उन्होंने खिले हुए फिनिक्स फूलों से भरे एक फिनिक्स पेडी EDH के नीचे एक ऐसी फिगर देखी जिसे इग्नोर करना नामुमकिन था। अगर किसी आदमी का शरीर काफी अट्रैक्टिव हो तो उसे एलिगेंट, इनकंपैरेबली हैंडसम या चार्मिंग एज जेड कहा जाता है, लेकिन इस आदमी के शरीर को खूबसूरत कहा जा सकता था और यहां तक कि अल्यूरिंग भी। वो फिनिक्स पेड्डा के नीचे खड़ा था। उसकी उंगलियां, जो एक लड्डकी से भी ज्यादा नाजुक थीं, आग जैसे सुंदर फिनिक्स फ्लेम्स को पकड़े हुए थीं। शिया युएनबा उस शख्स को देखकर कहता है, वो आदमी सुप्रीम ओशन पैलेस का से सीनियर जी लग रहा है। शिया युएनबा मुश्किल से अपना थूक निगलता है। युनचे को खींचते हुए रास्ता बदलने की तैयारी करता है, लेकिन वो देखता है कि युनचे थोड़ी देर रुकने के बाद खुद से उस तरफ चलने लगता है। जी केनरू कहता है, इस फिनिक्स सिटी की हवा में एक अजीब सी नफरत है। यह सूखा और जला हुआ एहसास मेरी सुंदर स्किन का सबसे बड़ा दुश्मन है। यहां अगर कुछ सुंदर है तो वो ये दिलकश फिनिक्स फूल हैं। अफसोस, कितना भी सुंदर हो, एक फूल को मुरझाना ही पड़े डेसता है, बिल्कुल मेरी इस खूबसूरती की तरह जो इस फिनिक्स फूल से भी ज्यादा है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता लिटिल चेचे? दो पंखुड़ियां उसकी उंगलियों से धीरे से नीचे गिरती हैं। जैसे ही फिनिक्स पेडेच के नीचे खड़ा वो शख्स मुड़ता है। एक बेहद खूबसूरत चेहरा और लहराती आंखें युनचे को देखती हैं। ऐसे चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन बिना किसी शक के एक बहुत बड़ा हथियार था, लेकिन युनचे पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो बिना हिले आगे बढ़ता है। युनचे कहता है, जूनियर युनचे सीनियर जी को प्रणाम करता है। इस जूनियर के लिए बोलने के लिए सीनियर का शुक्रिया। जी केनरू अपने लंबे बालों को एक अजीब से अंदाज में झटकते हुए कहता है, मुझे लोगों का मुझे सीनियर कहना सबसे ज्यादा नफरत है। मेरी इस जवानी को देखो, मैं तुमसे सिर्फ 600 साल ही तो बड़ा हूं। मैं तुम्हारा सीनियर कैसे हुआ? अगर तुमने मुझे दोबारा सीनियर कहा तो मैं सच में गुस्सा हो जाऊंगा, समझे? युनचे कहता है, तो फिर
ये जूनियर आपको कैसे बुलाए? जी शेनरू अपनी नशीली आंखें सिकोड़कर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम मुझे केनरू बुला सकते हो या तुम मुझे लिटिल चेनकियान, लिटिल रूरू, लिटिल जीजी भी ठीक है, समझे? युनचे जिसका गला पहले से ही सूख रहा था, वो काफी देर तक चुप रहता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या जवाब दे। जी केनरू अपनी नजरें युनचे के शरीर पर ऊपर से नीचे तक घुमाते हुए कहता है, तुम्हें मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए इसलिए बोला क्योंकि मुझे लगता है कि तुम उतने भी बुरे नहीं हो, समझे? उसका फ्लर्टेशियस अंदाज देखकर युनचे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने पहले सोचा था कि वो जी केनरू से थोड़ी देर बात करेगा, लेकिन अब उसने अपना मन पूरी तरह से बदल लिया था और वो बस वहां से भाग जाना चाहता था। युनचे जल्दी से कहता है, कुछ भी हो, ये जूनियर सीनियर जी का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता कि आपने उस मामले में मेरा साथ दिया। माफ कीजिएगा, पर क्या पिछले कुछ सालों में सीनियर जी को एक खास तरह के टोड पॉइजन से परेशानी हुई है? जूनियर को मेडिसिन की समझ है, इसीलिए मैं कुछ हद तक अंदाजा लगा सकता हूं। पता नहीं मैं सही हूं या नहीं। जी केनरू अपनी आंखें सिकोड़कर युनचे की आंखों में देखता है, फिर एक मीठी आवाज में कहता है, ओह, 200 साल पहले मैं गलती से एक बदसूरत टोड से टकरा गया था। मुझे ऐसी बदसूरत चीजों से सबसे ज्यादा नफरत है, इसलिए मैंने उसे कैजुअली ही खत्म कर दिया। मैंने सोचा नहीं था कि मैं गलती से उसके जहर के कांटेक्ट में आ जाऊंगा। जी केनरू अपनी उंगलियां आगे बढ़ाता है और अपनी उंगलियों पर एक हल्की सी काली लाइन को देखते हुए कहता है, इसलिए तुम्हें ना सिर्फ बदसूरत चीजें देखनी नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें छूना भी नहीं चाहिए। युनचे कहता है, सीनियर जी जिस जहर की बात कर रहे हैं वो एक तरह का सोल कॉइलिंग टोड्स पॉइजन है। ये दिमाग से जुड़ जाता है और खून पर जिंदा रहता है, इसलिए आम तरीकों से इसे बाहर निकालना नामुमकिन है। हाँ, सीनियर जी की पावरफुल प्रोफाउंड स्ट्रेंथ के आगे इस तरह के टोड पॉइजन का कोई गंभीर असर नहीं होगा, लेकिन ये एक छोटी मोटी परेशानी भी नहीं है। युनचे एक पिल निकालते हुए कहता है, जूनियर को डिटॉक्सिफिकेशन में थोड़ी महारत हासिल है। ये डिटॉक्सिफिकेशन पिल शायद सीनियर जी के कुछ काम आ सके। ये वो पिल थी जिसे उसने पहले से स्काई पॉइजन पर्ल की प्यूरिफाइंग पावर डालकर तैयार किया था। जी केनरू अपनी उंगलियां लहराता है और उसे अपनी उंगलियों के बीच पकड़ लेता है। युनचे हाथ जोड़कर कहता है, तो ये जूनियर अब इजाजत लेता है, और फिर वो वहां से ऐसे भागता है जैसे कोई उसके पीछे पड़ रहा हो। जी केनरू तिरछी आंखों से युनचे की पीठ को देखता है, उस पिल को सूंघता है, फिर हल्के से अपने होंठ खोलता है और उसे अपने मुंह में रख लेता है। सिया युएनबा के साथ युनचे फीनिक्स सिटी में घूमता है और उससे एब्सोल्यूट मोनार्क सैंक्चुरी के बारे में सुनता है। जब वो कोर्टयार्ड में वापस आते हैं तो अंधेरा हो चुका था। स्पिरिचुअल मास्टर एंशिएंट ब्लू के कमरे में भी अंधेरा था। लगता था वो आराम कर रहे हैं। युनचे अपने कमरे में वापस आता है। दरवाजा बंद करते ही उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं और उसे एक अजीब सा एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। उसे लगता है कि पहले यहां कोई आया था। युनचे सतर्क हो जाता है। उसकी नजरें कमरे के हर कोने को अच्छे से देखती हैं, लेकिन उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जो उसका ध्यान खींचे। थोड़ी देर सोचने के बाद वो बिस्तर के पास जाता है। जैसे ही वो लेटने वाला होता है, उसकी नजर अचानक तकिए पर पड़ी रहती है। वो हाथ बढ़ाता है और तेजी से तकिए को हटा देता है। तकिए के नीचे अचानक से हरे जेड स्ट्रिप्स का एक बंडल रखा था। युनचे जेड स्ट्रिप्स को उठाता है और फिर सावधानी से उन्हें खोलता है। जैसे ही पहली जेड स्ट्रिप खुलती है, 3 बेहद साफ शब्द युनचे की आंखों में चमकते हैं, एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग। ये असल में एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग थी। हुआ मिंगहाई की फैमिली सीक्रेट टेक्निक थी, जिसे प्रोफाउंड स्काई की नंबर 1 प्रोफाउंड मूवमेंट स्किल होने का दर्जा हासिल था। युनचे सोचता है, तो यहां आने वाला शख्स हुआ मिंगहाई था। उसे कैसे पता चला कि मैं किस कमरे में हूं, और उसने एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग वाली ये जेड स्ट्रिप्स यहां क्यों रखी? जैस्मिन बिना किसी एक्साइटमेंट के कहती है, ऐसा लगता है कि ये हुआ मिंगहाई नाम का इंसान चाहता है कि तुम उसके एक बड़े एहसान तले दब जाओ। जैस्मिन पूछती है, तो क्या तुम इसे कल्टीवेट करना चाहते हो? ये एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग तुम्हारी लड़ने की एबिलिटीज पर ज्यादा असर नहीं डालेगी, लेकिन सफर करने या बच निकलने के मामले में ये बेहद स्ट्रांग होगी। इस कॉन्टिनेंट में इसे सबसे स्ट्रांग प्रोफाउंड मूवमेंट स्किल कहना गलत नहीं होगा। युनचे थोड़ी देर सोचता है, लेकिन आखिर में जेड स्ट्रिप्स बंद कर देता है और उसे स्काई पॉइजन पर्ल में रख लेता है। युनचे सोचता है, हालांकि ये बहुत टेम्पटिंग है, लेकिन अगली बार हुआ मिंगहाई से मिलने से पहले बेहतर होगा कि मैं इसे कल्टीवेट ना करूं। उसी वक्त डिवाइन फिनिक्स सेक्ट में एक आवाज आती है, सेक्ट मास्टर। फंग फेयान रात में हवा की तरह उड़ता हुआ फंग हेंगकोंग के पीछे आकर उतरता है। फंग हेंगकोंग पलटता है। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उस पर एक हल्का सा अंधेरा छाया हुआ था। वो फंग फेयान का सामना करता है। एक बेहद धीमी आवाज में कहता है,
कल प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क में जाना युनचे को मारने का सबसे अच्छा मौका है। क्या तुम हमारा इरादा समझ गए? फंग फेयान की भौहें सिकुड़ती हैं, फिर वो धीरे से सर हिलाता है। फंग फेयान कहता है, मुझे तो लगा था कि सेक्ट मास्टर युनचे को छोड़ने वाले हैं। ये युनचे बिल्कुल भी छोड़ने लायक नहीं है, खासकर जब उसका फ्यूचर न जाने किस तरह के खतरे लाएगा। सेक्ट मास्टर, आप चिंता ना करें, मैं कल प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क में जाने के दौरान एक्शन लेने के लिए लोगों का इंतजाम करूंगा। प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क के खास स्पेस लॉज के हिसाब से युनचे को मारने के बाद कोई निशान नहीं बचेगा, या मैं ये काम खुद कर सकता हूं। फंग हेंगकोंग सर हिलाकर कहता है, फंग फेयान पूछता है, सेक्ट मास्टर, क्या सुएर भी कल प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क पर जाएगी? फंग हेंगकोंग कहता है, हां, प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क हर 300 साल में एक बार दिखता है। इस मौके को गंवाने का मतलब होगा अगले 300 साल इंतजार करना। मैं सुएर को इस अनुभव के लिए जरूर ले जाऊंगा। सुएर को भी प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क में थोड़ी रुचि है। हालांकि प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क रहस्यमयी और अजीब है, फिर भी यह उतना खतरनाक नहीं है। इसके अलावा सभी एल्डर्स भी मौजूद होंगे। फंग फेयान सर हिलाता है और कहता है, उम्मीद है कि कल प्रोफाउंड आर्क के सफर से कुछ फायदा होगा। अगर सेक्ट मास्टर के पास और कुछ नहीं है तो मैं इजाजत लेता हूं। जैसे ही फंग फेयान की आवाज खत्म होती है, उसका फिगर भी धीरे धीरे रात के अंधेरे में गायब हो जाता है। 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट के खत्म होने के बाद यह पहला दिन था। सुबह होते ही डिवाइन फीनिक्स सिटी में शोर शराबा मच गया, क्योंकि अनगिनत प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स अपने सर उठाकर आसमान में एक विशाल ब्लैक शैडो को देख रहे थे। ये प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क का डिवाइन फीनिक्स सिटी में रुकने का आखिरी दिन था, और यही वो दिन था जब आर्क खुलने वाला था। पूरी रात मेडिटेशन करने के बाद युनचे अपने कमरे से स्केड्यूल टाइम पर बाहर निकला। एंशिएंट ब्लू और शिया युआनबा पहले से ही बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। युनचे को देखते ही शिया युआनबा आगे बढ़ा और कहता है, ब्रदर इन लॉ, प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क लगभग 15 मिनट में खुल जाएगा। डिवाइन फीनिक्स सेक्ट के लोग पहले ही ऊपर जा चुके हैं। स्पिरिचुअल मास्टर एंशिएंट ब्लू ने धीरे से कहा, टाइम हो गया है, चलो ऊपर चलते हैं। उन्होंने अपना हॉर्स टेल विस्क घुमाया और युनचे और शिया युएनबा के पैरों के नीचे 5 फुट चौड़े प्रोफाउंड एनर्जी के साइक्लोन बन गए। इससे पहले कि युनचे कुछ समझ पाता, साइक्लोन तेजी से घूमने लगा और उसकी बॉडी को सीधी लाइन में ऊपर ले जाने लगा। पल भर में वो हवा में 300 मीटर ऊपर पहुंच चुका था। 7000 मीटर की ऊंचाई कोई मामूली बात नहीं थी। एक नॉर्मल बादल भी सिर्फ 1 या 2000 मीटर पर होता है। युनचे की बॉडी तेजी से बादल की लेयर्स को पार कर रही थी और उसके कानों में हवा की आवाज तूफान की तरह गरज रही थी। इस ऊंचाई तक पहुंचना स्काई प्रोफाउंड रेल्म या एम्परर प्रोफाउंड रेल्म के बस की बात नहीं थी। इसके लिए कम से कम एक ओवरलॉर्ड लेवल की प्रोफाउंड स्ट्रेंथ चाहिए थी। लेकिन स्पिरिचुअल मास्टर एंशिएंट ब्लू जैसे एक पावरफुल मोनार्क के लिए यह कुछ भी नहीं था। जब वो अनेकों बादल की लेयर्स को पार कर चुके, तब हवा की आवाज कम होने लगी। युनचे ने सर उठाया तो देखा कि प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क अब सिर्फ 300 मीटर दूर था। आर्क इतना विशाल था कि उसके किनारे नजर नहीं आ रहे थे और उसका रंग नीचे से दिखने वाले हल्के ग्रे की जगह गहरा लाल था। सिर्फ 100 ब्रेथ्स के टाइम में 7000 मीटर का सफर तय करना जमीन पर युनचे की अपनी स्पीड से भी कई गुना तेज था। स्पिरिचुअल मास्टर एंशिएंट ब्लू उन्हें आर्क के एक तरफ ले आए, जहां पहले से ही 20 से 30 लोग मौजूद थे। उनमें जी केनरू और लिंकन के अलावा ब्लैक फील्ड नेशन के 3 लोग भी थे। बाकी सब डिवाइन फेनिक्स सेक्ट से थे, जिसमें फेंग हेंगकोंग, फेंग फेयान, फेंग सिमिंग और फिनिक्स जेड ग्लास से ढकी हुई फेंग शुएर शामिल थीं। फेंग शुएर को छोड़कर यहां मौजूद हर एक इंसान से टायरेंट रेल्म का ऑरा निकल रहा था। दर्जनों टायरेंट पावर हाउसेस के एक साथ होने से पैदा हुई ऑप्रेसिव फीलिंग इतनी जबरदस्त थी कि हवा ने भी बहना बंद कर दिया था। फेंग हेंगकोंग और दूसरे लोगों ने स्पिरिचुअल मास्टर एंशिएंट ब्लू को रिस्पेक्ट दी, लेकिन युनचे की तरफ सिर्फ एक नजर देखा। शिया युआनबा ने आसपास देखकर युनचे के कान में कहा, मास्टर ने बताया था कि प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क में एक बार में सिर्फ 36 लोग ही एंटर कर सकते हैं। हमें मिलाकर यहां 35 लोग हैं। मतलब अभी एक और इंसान आना बाकी है, और वो ये सिंघान था। युनचे ने सामने विशाल प्रोफाउंड आर्क को देखा, जिसकी सरफेस पर एक अनजान ऑरा फील्ड फ्लोट कर रहा था। इसके कारण वो आर्क के अंदर झांक नहीं पा रहा था। उसकी नजरों के ठीक सामने आर्क की सरफेस पर 15 मीटर चौड़ा एक दरवाजा था, जिस पर एक प्रोफाउंड लाइट इंप्रिंट चमक रहा था, जैसे वो गायब होने वाला हो। तभी नीचे से एक साइक्लोन की सीटी जैसी आवाज आई। हवा के झोंके के साथ एक आदमी का शैडो ऊपर आया। ये सिंघान ही था। वो अकेला नहीं था,
उसके साथ 2 सेडक्टिव औरतें भी थीं जो उसके सीने से चिपकी हुई थीं। ये सिंहान ने उन्हें पकड़ा, साइक्लोन से उतरा और सबको नजरअंदाज करते हुए कहा, लगता है सब यहां हैं। ये यंग मास्टर कल रात कुछ ज्यादा ही बिजी हो गया था और टाइम का ध्यान नहीं रहा। उम्मीद है सब बुरा नहीं मानेंगे। अगर कोई और इतना एरोगेंट होता तो डिवाइन फीनिक्स सेक्ट कब का गुस्से से फट गया होता, लेकिन वो सन मून डिवाइन हॉल का यंग हॉल मास्टर था। फंग हैंगकांग ने बस सर हिलाया और कहा, यंग हॉल मास्टर ये बिल्कुल टाइम पर हैं। इतना कहते ही आर्क के दरवाजे पर प्रोफाउंड सील गायब हो गया और दरवाजा एक कान फाड़ डांट देने वाली क्रीकिंग आवाज के साथ खुलने लगा। दरवाजे के पीछे एक काला वॉर्टेक्स था जो समुंदर के व्हर्लपूल की तरह घूम रहा था। स्पिरिचुअल मास्टर एंशिएंट ब्लू ने समझाया, ये प्रोफाउंड आर्क में एंटर करने के लिए स्पेशल व्हर्लपूल है। अंदर जाते ही तुम्हें एक फिक्स्ड लोकेशन पर भेज दिया जाएगा। यह सिंगन हंसते हुए कहता है, जब यह खुल गया है तो चलो अंदर चलते हैं। वो अपनी दोनों औरतों के साथ एंट्रेंस की तरफ बढ़ गया। उसका यह एटीट्यूड देखकर फंग सिमिंग ने गुस्से से उसे रोका और पूछा कि क्या वो उन दोनों औरतों को भी अंदर ले जाने का प्लान कर रहा है। यह सिंहान ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, बिल्कुल, ये मेरी कॉन्क्यूबाइंस हैं, यूएजी और मेजी। फंग फेयान ने गुस्से में आकर उसे याद दिलाया कि प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क में सिर्फ 36 लोग ही एंटर कर सकते हैं और ये दोनों औरतें उनमें शामिल नहीं हैं। लेकिन यह सिंहान जैसा इंसान रूल्स फॉलो करने वालों में से नहीं था। उसकी आंखें तिरछी हो गईं और उसने कहा, क्या होगा अगर इस यंग मास्टर को उन्हें अंदर ले जाना ही है। इस बदतमीजी भरे जवाब से फिंग फेयन का चेहरा सख्त हो गया। तभी एक मुलायम और रेशमी हंसी सुनाई दी। ओ माय लिटिल हनहन, इन दोनों औरतों को अंदर ले जाना चाहता है लेकिन दूसरे लोग नहीं चाहते। इन दोनों औरतों को मार दो, क्या इससे यह मसला हल नहीं हो जाएगा? हा 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 हा। यह नाजुक हंसी जी कैनरू की थी जिसने सबको कांपने पर मजबूर कर दिया। यह सिंहान का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और वो चिल्लाया, जी कैनरू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जी कैनरू ने अपनी उंगली उठाते हुए कहा, हो, लिटिल हनहान का मतलब है कि दूसरे लोग ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। इन दोनों के बीच लड़ाई होते देख, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान डिवाइन फीनिक्स सेक्ट को ही होता, फंग हैंगकांग ने गहरी सांस ली और बीच बचाव किया। उसने अपने 2 लोगों चिरान और यानमू को बाहर रुकने का ऑर्डर दिया। उन दोनों के चेहरे उतर गए लेकिन वो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सके। ये सिंहान जोर से हंसता है और कहता है, हा 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 हा, डिवाइन फीनिक्स सेक्ट मास्टर सच में बहुत समझदार हैं। यूएजी, मेजी, जल्दी से सेक्ट मास्टर को थैंक यू बोलो। फंग हैंगकांग ने अपने दिल में उठ रही नफरत को दबाते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, सबको अंदर जाना चाहिए। इसके बाद वो फेंग शुएर के साथ प्रोफाउंड आर्क में एंटर कर गया। उनके पीछे ये सिंहान, उसकी कॉन्क्यूबाइंस और डिवाइन फेनिक्स सेक्ट के बाकी लोग भी एक एक करके अंदर चले गए। जब जी कैनरू युनचे के पास से गुजरा तो वो अचानक रुका और अपनी सफेद उंगलियां उसकी तरफ बढ़ाते हुए रेशमी आवाज में बोला, लिटिल चेचे, मुझ पर तुम्हारा एक एहसान है। इतना बोलकर वो मुस्कुराते हुए स्पेशल व्हर्लपूल में चला गया। शा युएनबा ने हैरानी से पूछा, तुम पर एहसान? ब्रदर इन लॉ, उसका क्या मतलब था? युनचे ने बस इतना कहा, यह एक मामूली सी बात है, चलो अंदर चलते हैं। युनचे और शा युएनबा आखिरी 2 लोग थे जो अंदर गए। जैसे ही उन्होंने स्पेशल व्हर्लपूल को छुआ, एक जबरदस्त अट्रैक्टिव फोर्स ने उन्हें अंदर खींच लिया और उनका दिमाग एक डरावनी स्पेस टेयरिंग फोर्स से चकराने लगा। प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क के अंदर अंधेरा नहीं बल्कि हैरत अंगेज रोशनी थी। युनचे ने जब ऊपर देखा तो वो स्पीचलेस हो गया। उसकी आंखों के सामने दूर तक फैला एक गहरा हरा घास का मैदान था जिसका अंत धुंधले आसमान से मिल रहा था। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए अगर ऐसे ही और वीडियोस देखनी है तो। साथ ही अगर आपके दोस्त भी इस तरह की वीडियोस में इंटरेस्टेड हो तो उन्हें शेयर भी कर देना।